Okay class, today we are going to start with current electricity. This chapter having a very good weightage in JEE as well as NEET as well as MST CET. Okay, so let's start with the chapter. Okay, first we need to understand what do you mean by the name of the chapter current electricity. Let's understand what do you mean by current first. Current is nothing but movement. Movement of what? Movement of charges. Movement of charges. Because of this movement of charges, electricity is produced. So movement of charges produce electricity. Movement of charges produce electricity. So that is nothing but what? The current electricity. Okay. So in this chapter, we will discuss about the charges. We will discuss about the charges. और हम देखेंगे कि चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टी की वजह से क्या क्या होता है. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट. सपोज इफ देयर इज अ चार्ज, देयर इज अ टू कंडीशन फॉर द चार्ज. चार्ज इज एट रेस्ट एंड चार्ज इज इन मोशन. ओके, चार्जेस कहाँ पर होगा? रेस्ट में होगा या फिर चार्ज मोशन में होगा. व्हेन द चार्जेस आर एट रेस्ट, it produces which type of electricity? It produces static electricity. कौन सी इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा ये? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक मीन्स at rest. So when the charges are at rest, it produces electricity which is known as what? Static electricity. And this static electricity we will study in electrostatics. हम electrostatics में देखते हैं इसको. Okay, और इसी से चैप्टर का नाम बनता है electrostatics. अब चार्ज मोशन में होगा तो दो कंडीशंस होगी हमारे पास. मोशन में चार्ज दो तरीके से हो सकता है. ओके, चार्जेस आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. अगर चार्जेस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो यहाँ पर चार्जेस कौन सी प्रॉपर्टी देगा? चार्जेस क्या बनाएगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी. चार्जेस की मोशन में होने की वजह से क्या बना? इलेक्ट्रिसिटी बनी, और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कहेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, जब चार्जेस कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? जीरो. मींस चार्जेस डज नॉट हैव एनी एक्सेलरेशन. नाउ वी विल सी इफ चार्जेस आर मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी. चार्जेस कौन सी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है? वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है. सो मींस इन दिस केस एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी. अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं हुई तो यहाँ पर क्या बनेगा? We will see charges will create a property known as electromagnetism. फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी लग जाएगा. ओके, तो वो हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में कि चार्जेस जो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करता है, मतलब जहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, तो वहाँ पर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है. ओके, फाइन. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चार्जेस. ओके, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? चार्जेस अगर मोशन में होगा, मोशन में मींस एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? चार्जेस की जीरो. तो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने वाली है? करंट इलेक्ट्रिसिटी. सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, फाइन. सो लेट्स स्टार्ट विद द करंट इलेक्ट्रिसिटी. So first question arises in the mind that what is current? Current क्या है? What is current? Okay, चाहे हम कंडक्टर्स में बात करें, सेमीकंडक्टर्स में बात करें, गैसेस में बात करें, लिक्विड्स में बात करें, पहले हम बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं करंट की. उसके बाद एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देखेंगे करंट की कंडक्टर्स के लिए. ठीक है, सो करंट की डेफिनेशन आती है, करंट इज द रेट of flow of charge. Current is what? The rate of flow of charge. Okay, current क्या है? Rate of flow of charge. Let's see what do you mean by this. Okay, so now let's take an example. Suppose we have the conductor. Suppose this is a conductor and this conductor contains a lot of negative charge inside it. So these are the negative charges present inside the conductor. Okay, if for example if somehow by some principle, okay, हमने क्या कर लिया? इस कंडक्टर की इस एंड पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करवा दी और कंडक्टर के दूसरे एंड पे एक नेगेटिव चार्ज रख दी. ओके,
So because of this positive charge, all the electron will come towards this side because of electrostatic force of attraction between positive and negative charge. तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इस तरफ आ गए कंडक्टर के. नाउ इफ फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक छोटा सा, लेट्स से आई विल टेक एन एरिया, द वैल्यू, ये एरिया कितना है a, लेट्स टेक दिस एरिया एंड आई विल नोटिस डाउन कि इस एरिया में से कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करके निकले. ओके, हमने क्या नोटिस किया कि इस एरिया में से कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करके निकल गए. फॉर एग्जाम्पल इस एरिया में से कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करके निकले, n. लेट्स से n इज व्हाट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग थ्रू गिवन एरिया. Okay, let's make it capital N. Okay, so capital N is what, the number of electrons crossing through the given area in a particular time. एक particular time में इतने electrons cross करके निकल गए. Okay, and I will say E is the charge of one electron. So if I talk about, अगर मैं आपको बोलूँगा कि total कितनी charge flow हो गई, so our answer will be that charge flow is what, N into E. Sorry, capital N into E. Okay, so the total charge flows from this cross-sectional area in a given time is what, Ne. See, E is the charge of one electron and how many electrons flowed? N number of electrons are flowed. Okay, so what is the total charge? The total charge is nothing but what, N into E. So itni charges cross हुई in a particular time t. Clear? Okay, so now what is the current in this conductor then? The current is I is equals to Q upon T. So this is nothing but what, the current flowing in a circuit. इस सर्किट में इस कंडक्टर में इतना करंट फ्लो कर रहा है. करंट इज नथिंग बट व्हाट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मींस हाउ मच चार्जेस फ्लोज इन 1 सेकंड, दैट इज नथिंग बट व्हाट, द करंट. हाउ मच चार्जेस फ्लोज इन 1 सेकंड थ्रू द गिवन एरिया. ओके, इस गिवन एरिया में से कितना करंट, कितना चार्जेस 1 सेकंड में फ्लो कर गया, उसको हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं. So Q is nothing but what, Ne. So instead of Q I will write down Ne upon T. Okay, so this is the formula for the current and this is nothing but what, average current. ये किसका फॉर्मूला बनाया हमने, एवरेज करंट का फॉर्मूला बना दिया. Okay, after that we will see what is the instantaneous current. As I told you, instantaneous current के लिए, for instantaneous current हम टाइम इंटरवल क्या रखते हैं, काफी छोटा रखते हैं. लेट्स से टाइम इंटरवल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू व्हाट, 0. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट I इज इक्वल्स टू लिमिट्स डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा q अपॉन डेल्टा t. हाउ मच चार्जेस फ्लो, डेल्टा q, amount of charges flows through the given area. We can write this equation is nothing but what, derivative of q with respect to time. हम क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ Q with respect to time. So this much amount of current flows in a circuit, instantaneous current at a particular time. एक particular time पे कितनी current होगी, तो ये वैल्यू आ गया हमें instantaneous current का. Clear? Fine. Now we will discuss what is the SI unit of current. SI unit of current is, what is the SI unit of charge? It's coulomb. SI unit of time, it's second. So coulomb per second, or you can write down ampere. Okay, A for ampere. Okay, so SI unit of current is what, coulomb per second or ampere. Now every time there is a lot of confusion that current is a scalar quantity or vector quantity. Let me tell you that current is neither scalar nor vector. Current is a tensor quantity. Now what is tensor quantity? As I told you when I taught you scalars and vectors, that tensor quantity also having the magnitude and direction, but tensor quantity does not follow vector addition rule. Okay, tensor quantity को भी magnitude और direction दोनों होता है, but tensor quantity vector addition rules को follow नहीं करता. I'll make you understand what you mean by vector addition rule. For example, let's see कि यहाँ पर tensor quantity current को क्यों बोला गया है. Okay, see here. For example, if this is the branch of the circuit and I will keep an ammeter over here. यहाँ पर हमने एक एमीटर रख दिया और ये दूसरी ब्रांच है सर्किट की और यहाँ पर भी मैंने एक एमीटर रख दिया.
एमीटर शोइंग दैट इन दिस ब्रांच करंट फ्लोस और लेट्स से 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पर। ओके और ये एमीटर मुझे दिखा रहा है कि यहाँ से कितना करंट फ्लो कर गया 4 एम्पियर। ओके और यहाँ मैंने एक और एमीटर रख दिया। ओके ये एमीटर मुझे क्या बता रहा है कि यहाँ पर जो करंट फ्लो कर गया वो कितना हो गया 7 एम्पियर का करंट फ्लो किया। ओके so obviously we can see from the circuit 3 ampere current is coming, 4 ampere current is coming. At this point both the current gets add up and 7 ampere current leaves the point. Okay now let's say अगर करंट वेक्टर होता, okay वेक्टर होता तो करंट क्या करता, वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करता। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय वेक्टर एडिशन रूल। फॉर एग्जांपल इन दोनों ब्रांच में के बीच में एंगल कितना है, लेट्स से 60 डिग्री का एंगल है। ओके सो द रिजल्टेंट करंट, जो रिजल्टेंट करंट होता आई, ये मुझे कैसे मिलता, सपोज दिस इज द रिजल्टेंट करंट I, दिस इज द करंट I1 एंड दिस इज द करंट I2। तो जो रिजल्टेंट करंट होता वेक्टर एडिशन रूल के हिसाब से 2I1 I2 cos थीटा, वेक्टर एडिशन रूल्स के हिसाब से ये फॉलो होना चाहिए था, है ना। एज वी नो दैट इफ सपोज हमें पता है वेक्टर एडिशन रूल क्या है, R बार इज इक्वल्स टू A बार प्लस B बार। So our resultant is nothing but what, under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. What is theta? Theta is the angle between a and b. तो अगर करंट वेक्टर होता तो मुझे जो रिजल्टेंट करंट है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आनी चाहिए थी। लेट्स सी कितना आता है रिजल्टेंट करंट। सो द वैल्यू ऑफ I1 इज हाउ मच 3, सो आई विल से 3 का स्क्वायर। I2 का वैल्यू कितना है 4, सो आई विल से 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 60 और इनका स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर कम्स आउट टू बी 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 3 are 6, 6 4 are 24 into cos 60 is half, 1 are 12 are, so 9 plus 16 25 plus 12 it's how much, it is 37। see कितना आ गया हमें 37 एम्पियर, रूट ऑफ 37 एम्पियर करंट फ्लो करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन रूल। बट यहाँ पर करंट कैसे फ्लो कर गया, 7 एम्पियर का करंट फ्लो कर गया। इसका मतलब करंट वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है, इसके लिए करंट को हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते। तो करंट क्या स्केलर क्वांटिटी है? करंट स्केलर क्वांटिटी भी नहीं है। ओके करंट यहाँ पर सी करंट की डायरेक्शन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, तो करंट स्केलर क्वांटिटी भी नहीं है क्योंकि स्केलर इज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। तो करंट कौन सी क्वांटिटी हुई, करंट कौन सी क्वांटिटी हो गई, करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी हैविंग अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट टेंसर क्वांटिटी डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन रूल। ओके टेंसर क्वांटिटी फॉलोज स्केलर एडिशन। टेंसर क्वांटिटी किसको फॉलो करता है, स्केलर एडिशन को। जैसे कि स्केलर एडिशन क्या होता है, स्केलर एडिशन नॉर्मल एडिशन, लाइक 3 एम्पियर का करंट आया, 4 एम्पियर का करंट आया, सो 3 plus 4 becomes 7 एम्पियर, सो दैट इज अ स्केलर एडिशन रूल। क्लियर। सो टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, दैट इट डज नॉट डिपेंड, मींस टेंसर क्वांटिटी हैविंग अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट टेंसर क्वांटिटी डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन रूल। इन स्पाइट ऑफ वेक्टर एडिशन इट फॉलोज स्केलर एडिशन। ओके सो टेंसर क्वांटिटी, अगर करंट आया तो करंट कौन सी क्वांटिटी, अगर आपको जेई या नीट में करंट को पूछा गया कि कौन सी क्वांटिटी है और आपके पास ऑप्शन होगा लाइक स्केलर्स, वेक्टर, टेंसर, क्वांटिटी, तो हमारी पहली प्रायोरिटी जाएगी टेंसर क्वांटिटी को। ओके क्योंकि हमारे सिलेबस में बोला गया करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसके लिए अगर आपको ऑप्शन में टेंसर क्वांटिटी नहीं मिला तो आपकी सेकंड प्रायोरिटी चली जाती है स्केलर क्वांटिटी को। ओके तब आप क्या मार्क करोगे, स्केलर क्वांटिटी मार्क करोगे। क्लियर। टेंसर क्वांटिटी इज नॉट देयर इन आवर सिलेबस, इसके लिए हमारे सिलेबस में करंट को क्या बोला गया, स्केलर क्वांटिटी, बट एक्चुअल current is not a scalar quantity, current is a tensor quantity. Clear? So this is all about the current. Okay, so from here we will define that current is a which type of quantity. Current is a scalar quantity, as tensor quantity is not there in our syllabus, so current is a scalar quantity. So we'll treat current as what, the scalar quantity. Okay, now let's see a problem. So the amount of charge passed in time t through a cross section of the wire is q of t is equals to at square plus bt plus c. So we want to find out the dimensional formula for a, b and c. If the numerical values of a, b and c are 5, 3 and 1 respectively in SI units, find the value of current at t is equals to 5 seconds. So let's start with it. Solution. We know that
सबसे पहले हम क्या करेंगे, चार्ज का डायमेंशंस निकालेंगे. वी नो दैट I is equals to Q by T. So therefore I will write down Q is equals to I into T. So what is the dimensions of Q? So the dimension of Q is equals to A raised to 1 for current and T raised to 1 for time. Okay, so dimensions of Q we got. So the dimension of first term, dimension of A T square. Okay, so let's see, A का dimensions मुझे नहीं पता. Okay, so फिलहाल हम उसको नहीं लिखते, सिर्फ A ही रखेंगे. T square का dimension कितना हो गया, T raised to 2. Okay, dimension of BT सेकेंड टर्म. तो B की डायमेंशन मुझे नहीं पता, तो B की डायमेंशंस को B रखेंगे. और T की डायमेंशंस टाइम का कितना बन गया, T raised to 1. सो द डायमेंशंस ऑफ C is equals to C की डायमेंशन will keep C only. We know that for a equation हर एक टर्म का डायमेंशंस क्या होता है, सेम होता है. मतलब जो डायमेंशन AT स्क्वायर का होगा वही डायमेंशन BT का होगा, वही डायमेंशन C का होगा और वही डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का होगा. क्लियर? सो मीन्स dimensions of Q is equals to dimension of AT square. So I will write down that dimension of Q is equals to dimension of AT square. So dimension of AT square. Clear? So what is the dimension of Q? It is A raised to 1 T raised to 1 is equals to A. Dimension of AT square is A T raised to 2. So it comes out to be A is equals to A raised to 1 T raised to 1 upon T raised to 2. So A की डायमेंशन कितनी आ गई, A raised to 1 T raised to minus 1. 1 minus 2 become minus 1. So we got the dimensions of A. Similarly, we know that dimension of Q is equals to dimension of BT. Okay, so what is the dimension of Q? A raised to 1 T raised to 1 is equals to B. What is the dimension of BT? B T raised to 1. So I will write down B is equals to A raised to 1 T raised to 1 upon T raised to 1. So it comes out to be A raised to 1 T raised to 0. So this is the dimension of B. Similarly, I will write down dimension of Q is equals to dimension of C. So Q is nothing but what? A raised to 1 and T raised to 1, dimension of C. So this is the dimension of C. So we got the dimensions of A, we got the dimension of B, as well as we got the dimension of C. Clear? Next question. If the numerical value of A, B, C are 5, 3 and 1, we'll put these values in this equation. So therefore Q comes out to be 5t square plus 3t plus 1. Okay. Find the value of current at t is equals to 5 seconds. So मुझे current की value find out करनी है t is equals to 5 seconds. First we need to understand, we want to find out the instantaneous current or we want to find out the average current. हमें current कौन से टाइम पे चाहिए? At t is equals to 5 second. जब टाइम हमारा 5 सेकेंड हो रहा है, चल रहा है, तो उस वक्त करंट कितना है, तो मतलब ये कौन सा करंट हुआ, ये इंस्टेंटेनियस करंट हुआ. क्लियर? सो इंस्टेंटेनियस करंट का हमारे पास फॉर्मूला है दैट इंस्टेंटेनियस करंट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dq by dt. So what is the value of charge? It is 5t square plus 3t plus 1, which can be written as a derivative of 5t square plus derivative of 3t plus derivative of 1. Phi is a constant comes out of derivative, so derivative of t square, 3 is a constant, so it comes out of derivative t plus derivative of 1. यहाँ पर कोई वेरिएबल टर्म ही नहीं है. Okay, we know that derivative of constant comes out to be 0. See, this term is not variable because यहाँ पर टाइम वेरिएबल है, तो ये टर्म वेरिएबल नहीं हुई, यहाँ पर ये टर्म वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पर टाइम है ही नहीं हमारे पास. So what is the derivative of t square? We know that derivative of t square is 2t. Derivative of t with respect to t is 1. So 3 ones are 3.
So 5 2s are 10t plus 3. Okay, so this is the value of current. So I will put the value of t. What is the value of t? It's 5 seconds. So therefore current comes out to be 10 into 5 plus 3. So it comes out to be 53 ampere current flowing in a circuit. An electron gun emits 2 into 10 raised to 16 electrons per second. What electron does this correspond to? Okay, this is okay class, so that's let's do the next problem, second one. An electron gun emits 2 into 10 raised to 16 electrons per second. What electric current does this correspond to? मतलब कितनी इलेक्ट्रिक करंट बन रही है अगर इलेक्ट्रॉन गन ने इतना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया 1 सेकेंड में. ओके, सो लेट्स सी सॉल्यूशन. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, okay, is how much? 2 into 10 raised to 16 electrons per second. Okay, so n by t ये डेटा हमें दिया हुआ है. We want to find out the current. We know that current is nothing but what? Charge upon time, and charge we know that n upon n into e upon t, है ना. चार्ज हमने देखा हुआ है n ही होता है, नंबर ऑफ चार्जेस इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. सो n by t ये हमें दिया हुआ है. ओके, और E हमें पता है व्हाट इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. वी नो दैट चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम. ओके, सो देयरफॉर n by t का वैल्यू कितना है हमारे पास? 2 into 10 raised to 60. व्हाट इज द चार्ज? 1.6 into 10 raised to minus 19. So when you multiply, it comes out to be 3.2 into 10 raised to minus 3 ampere. So this much amount of current flows in a this much amount of current contribute by 2 into 10 raised to 16 electrons in 1 second. Okay, the electric current existing in a discharge tube is 2 microampere. How much charge is transferred across a cross section of the tube in 5 minutes? Let's see. So we know that current is how much? 2 microampere. Let's convert microampere into ampere. So 2 into 10 raised to minus 6 ampere. Time is how much? Time is 5 minutes. So we know that 5 into 60 comes out to be 300 seconds. Clear? So let's find out the charge. We know that charge is nothing but current into time. So what is current? 2 into 10 raised to minus 6. What is time? 300. So 300 into 2 comes out to be 600 into 10 raised to minus 6 coulomb. So this much amount of charges flows in 5 minutes. The current in a wire depends on the time as given equation, where I naught is equals to 10 ampere and alpha is equals to 4 ampere per second. Find the charge cross through section of wire in 10 seconds. Let's see. Solution. We know that I is how much? I naught plus alpha t. So therefore I is equals to, what is the value of I naught? It's 10 plus 4t. I'm putting the value of alpha also. But we know that I is equals to rate of flow of charge, so dq by dt, which is equals to 10 plus 4t. So therefore dq is equals to 10 plus 4t dt. Okay, so for a very small interval of time, that is dt, how much charges flow? dq. ठीक है. So to find out for the time is equals to 10 seconds, how much quantity of charges get flow? How much quantity of charge? So we need to find out how much quantity of charge flow in that 10 second. So for that, what we'll do? We'll integrate both sides. dq is equals to integration of 10 plus 4t dt. Okay, we'll set the limits also. So when the time is 0, no charges flow. So I will write down, when the time is 0, the amount of charge flow is what? 0. After 10 seconds, the amount of charge flow, let's say q. Okay, so this is the limit. So I will say that integration of 0 to q, can I write q raised to 0 dq? We know that what is the value of q raised to 0? 1. So 1 into dq is nothing but dq only. Open the brackets. So integration 0 to 10 dt plus integration 0 to 10 4t dt. Tan is a number comes out of the integration.
plus 0 to 10 t dt and 4 also came out. So यहाँ पर क्या रहेगा, let's say here there is 1 into dt is nothing but what, dt only. So can I say 10 0 to 10 limit t raised to 0 dt. What is t raised to 0? It's 1. 4 0 to 10 t to the power 1 dt. Okay, so now we know that what is the formula for integration x raised to n dx is equals to x raised to n plus 1 upon n plus 1. So in this case x is replaced with q, n is replaced with 0. So q raised to 0 becomes q raised to 0 plus 1 upon 0 plus 1. So that is q raised to 1 upon 1. So I will write down q limits is 0 to q after integrating this value. Okay, so we know that q upper limit is what, q lower limit is what, 0. So upper limit minus lower limit over here. So therefore q is equals to 10 integration 0 to t raised to 0 dt plus 4 integration 0 to 10 t raised to 1 dt. Now we'll integrate the left hand right hand side part. T raised to 0. What is the integration of t raised to 0? X is replaced with t and n is replaced with 0. So t raised to 0 comes out to be t raised to 0 plus 1 upon 0 plus 1. That is t only. So I will write down t. Limits will be 0 to, sorry, this limit will be 0 to 10. So 0 to 10 plus 4 t raised to 1. So t raised to 1 comes out to be t raised to 1 plus 1, that is 2 upon 1 plus 1, that is 2. So it comes out to be 4t square upon 2. Limits will be 0 to 10. So 2 ones are 2 2s are. So 10 upper limit is what? 10. Lower limit is 0. Plus 2 upper limit is 10. 10 का क्या करेंगे हम? स्क्वायर करेंगे. Minus lower limit is 0. Okay. So it comes out to be 10. 10 minus 0. 10 plus 2. 10 का स्क्वायर 100. 100 minus 0 is 100 only. So 10 tens are 100 plus 200. So how much charges flow? 300 कूलम. तो कितना चार्ज फ्लो हो गया? 300 कूलम का चार्जेस फ्लो हो गया. Clear this much? As we have seen, what is current? Current is the rate of flow of charge. Now we know that charge is of two types. Okay, one is positive charge and another is what? Negative charge. So if current is the rate of flow of charge, so which charge? Is that positive charge or negative charge? Okay, so let's understand about them. Okay, in conductors, when we talk about conductors, so current is the rate of flow of charge. In that case, the charge is a free electrons. If I'm talking about electrons, means I'm talking about negative charge. So in conductors, current is the rate of flow of negative charge, that is free electrons. Now we need to know, what do you mean by free electron? What is free electron? Okay, so to make you understand what is free electron, let's take an aluminium rod. For example, if this is an aluminium rod, in aluminium rod there is a lots of atoms present inside it. Okay, let's take one of the atom from the aluminium rod. Okay, we know that what is the electronic configuration of aluminium? The electronic configuration of aluminium is 283. Okay, means number of protons carried by the aluminium, number of protons is 30, number of electrons is also 30. Okay, so when we draw the diagram for the aluminium atom, this is nucleus which contains 13 protons, first orbit, second orbit and the third orbit. First orbit contains 2 electrons, second orbit contains 8 electrons. Sorry, just a minute. So let's consider an aluminium atom. This is nucleus having a 13 protons inside it. First orbit contains 2 electrons. Second orbit contains 8 electrons. And the last orbit which contains 3 electrons. Okay, so this is an aluminium atom. Now in this aluminium atom, the electrons which is close to the nucleus, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के काफी नजदीक है,
See, electrons are negative charge, nucleus is a positive charge. Okay, the electrons which is close to the nucleus, nucleus ने उन electrons को क्या किया हुआ है, strongly पकड़ के रखा हुआ है with a huge force of attraction. Which force? Electrostatic force of attraction between protons and electrons. And the electron which is far away from the nucleus, nucleus ने इनको भी पकड़ के रखा है, but एकदम loosely पकड़ के रखा है, loosely bound. These electrons are loosely bound to the nucleus. Okay. Now let's say in this case, for this atom, the number of protons means number of positive charge is plus 13. As 13 protons, electrons are also 13. So number of negative charge is minus 13. Okay. Number of protons is 13. The charge of one proton is E, that is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Charge on electron is also the same, 1.6 into 10 raised to minus 19. So this is charge on proton, this is charge on electron. So when we add them, we get the net charge 0. So net charge 0 means atom is electrically neutral. अगर net charge 0 हो गया तो atom क्या हो गया हमारा, electrically neutral हो गया. Okay. Now if you will see in the metals, if we talk about the metals के case में outermost orbit में either there will be one electron, either there will be two electron, or either there will be three electrons. 3 से ज्यादा नहीं होगा in the case of metals. Okay. 3 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता. ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. Okay. So एल्यूमिनियम के केस में there is how many electrons? 3 electrons present outside. Now let's say ये जो रॉड है ये एक रूम टेम्परेचर पे रखा गया है, जहां पर रूम की टेम्परेचर कितनी है, लेट्स से 28 डिग्री सेल्सियस इज द रूम टेम्परेचर. And what is the temperature of this rod? Let's say 24 degrees Celsius is the temperature of the rod. So now what will happen? 28 degrees Celsius is the room temperature and 24 degrees Celsius is the rod temperature. So room temperature is higher than the rod temperature. So what will happen? Heat will flow from the surrounding to the rod. Heat कहाँ पर से कहाँ जा रही है? Surrounding से rod में जा रही है. So अगर heat flow हो रही है मतलब rod को heat मिल रहा है. So what will happen to the temperature of the rod? The temperature of the rod will increase. Rod की temperature increase हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? Rod heat energy gain कर रहा है. Are you getting? Rod is gaining the heat energy. तो हमें इतना पता चल गया rod heat energy gain कर रहा है. Now ये जो energy है, ये energy किसको मिल जाती है? इन electrons को मिल जाती है. Okay? Electrons के See, kinetic energy electrons की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी with the use of this formula. As the energy increases, इनको energy मिल रही है ना इन electrons को, तो energy मिलने की वजह से ये electrons ने क्या किया, अपनी velocity को बढ़ा दिया. Okay, energy मिलने की वजह से इन electrons ने क्या किया, अपनी velocity को बढ़ा दिया. As the velocity increases, now let's see what happened. As the velocity increases, v का value क्या होगा? V we know that it is r omega. What is r? R is the radius of orbit. This one. This is your R. Okay. तो यहां पर see V increase हो रहा है आपका. V increase होगा. Let's see what happens to the radius or what happens to the omega. We know that omega is what? 2 pi by t. हमने circular motion में पढ़ा है. Time period for the electron is constant. अगर t constant हो गया तो आपका ओमेगा भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. तो ओमेगा कांस्टेंट हुआ, इसका मतलब ओमेगा कांस्टेंट है तो रेडियस क्या हो गया आपका, बढ़ गया. v बढ़ा ना, तो v बढ़ा, इसका मतलब r नहीं तो ओमेगा, दोनों में से किसी को बढ़ना होगा. ओमेगा तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड कांस्टेंट होती है. तो ऑब्वियसली v बढ़ा तो v किसको बढ़ा देगा, रेडियस को बढ़ा देगा. तो v रेडियस को बढ़ा दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसकी रेडियस r है, नाउ व्हाट विल हैपन, दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव लाइक दिस. ये क्या कर दिया, देखो ये इसकी रेडियस बढ़ाते जा रहा है लाइक दिस. आर यू गेटिंग? कंटिन्यूअसली ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, अपनी रेडियस बढ़ाते जाएगा. नाउ वी नो दैट कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी रेडियस कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है. तो यहाँ पर जैसे रेडियस बढ़ते जाएगा तो इन दोनों के बीच में सी वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, 1/4 pi epsilon naught E square upon R square in this case. है ना, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, E होता है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज भी कितनी है, E है. सो E into E square upon R square. As the distance increases, what happens to the force? Distance देखो, R की वैल्यू आपकी बढ़ती जा रही है. Now this is your new radius. As the distance increases, what happens to the force? Force decreases. Okay, तो force की वैल्यू क्या हो गई,
कम होती जा रही है ना। मतलब न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रख रहा था, अब वो जो पकड़ के रख रहा था न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को, वो खिंचाओ, यू कैन से द फोर्स, न्यूक्लियस की तरफ से इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स लग रहा था वो क्या होते जाएगा, अभी कम होते जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। जब ये फोर्स जीरो हो गया तब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहां से निकल गया। एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज व्हाट, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन मींस द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज फ्री फ्रॉम द एटम इज नोन एज व्हाट, फ्री इलेक्ट्रॉन। आर यू गेटिंग क्लियर? नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इनसाइड द रॉड विद सर्टेन वेलोसिटी, है ना, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी तो है, अच्छी खासी एनर्जी है, E is equals to half mv²। सो नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज, लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन अभी मूव कर रहे हैं यहाँ पर विद सर्टेन वेलोसिटी दिस v। इस v को, जो वेलोसिटी के साथ ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, थर्मल वेलोसिटी। ओके, नाउ व्हाट डू मीन बाय थर्मल वेलोसिटी? थर्मल मींस व्हाट, हीट। ओके, सो हीट की वजह से जो वेलोसिटी मिली इलेक्ट्रॉन को, उस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, थर्मल वेलोसिटी। ओके, सो दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द थर्मल वेलोसिटी v। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। नाउ वी विल सी what is thermal velocity and what is the average thermal velocity for all the electrons. See in this, ये तो हमने सिर्फ एक एटम के लिए देखा है। एक एटम में सी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना भी रिलीज हो सकता है, 1 2 3 तीनों भी शायद रिलीज हो जाएंगे यहाँ से। ओके, और ऑब्वियसली एल्यूमिनियम के एटम चाहेगा ही कि तीनों इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए, ताकि अपनी ऑक्टेट स्टेट को खत्म कर देगा, अपनी ऑक्टेट स्टेट बना देगा। ओके, तो ये एल्यूमिनियम का एटम चाहेगा कि तीनों इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए ताकि इसकी ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट हो जाए। क्लियर दिस मच? फाइन। सो यहां पर हमें समझ में आ रहा है कि ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इधर से बाहर निकल जाएगा। कि फॉर एग्जांपल अगर एक एटम से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, एल्यूमिनियम की रॉड में बिलियंस ऑफ एटम्स हो गए, बिलियंस ऑफ एटम्स की वजह से बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए। सो देयर आर मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द एल्यूमिनियम रॉड। क्लियर दिस मच? ओके, now let's come back over here। यहां से एग्जाम्पल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए आपके, तो प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन तो उतने के उतने ही हो गए। सो व्हाट इज द चार्ज बिकॉज ऑफ प्रोटॉन, इज 13e। E is what, charge on 1 proton। and now how many electrons present in an atom? So 10 electrons present, 2 plus 8 10। so charge because of electron is 10e। So 13 minus 10 is nothing but plus 3e। Now this atom is not electrically neutral। Now this atom become ion। This atom, अभी ये atom क्या बन गया आपका, आयन बन गया, that is Al3+। इस पे कौन सी चार्ज आ गई, पॉजिटिव चार्ज आ गई। ओके, क्लियर दिस मच? बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई नॉट करंट फ्लो इनसाइड द एल्यूमिनियम रॉड बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, है ना। करंट तो नेगेटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बन रहा है, बट एल्यूमिनियम आयन जो पॉजिटिव चार्ज हो गया है उसके वजह से करंट क्यों नहीं बन पा रहा? ओके, नाउ वी नो दैट इन सॉलिड्स एटम्स आर टाइटली पैक्ड। एटम्स क्या होता है, काफी कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है। तो एटम को मतलब बोल सकते हो मूवमेंट के लिए एटम के पास जगह ही नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई ये सारे एटम्स जो आयन बन चुके हैं वो मूव ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास हिलने तक की जगह नहीं है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स एटम के कंपैरिजन में काफी छोटे होते हैं। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स मूव इनसाइड द रॉड। इसके लिए कंडक्टर के केस में करंट जो हमारा बनता है वो किसकी वजह से बनता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है, और वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर दिस मच? फाइन, लेट्स डिस्कस नाउ थर्मल वेलोसिटी इन डिटेल। थोड़ा सा थर्मल वेलोसिटी के पार्ट पे आ जाते हैं हम। ओके, सो ये एल्यूमिनियम की रॉड में मैंने एक छोटा सा सेक्शन ले लिया। लेट्स से हमने ये छोटा सा सेक्शन ले लिया, इसको मैंने जूम करके यहाँ पर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। सो व्हाट आई विल सी कि ये हमारा वो छोटा सा सेक्शन है। इसमें हमने क्या देखा, देयर आर लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड इट। दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग विद द वेलोसिटी, दिस वन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये इस तरफ आ रहा है विद द वेलोसिटी लेट्स से u1, दिस इज u2। ये वाली जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ आ रही है u3। ये वाली जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ आ रही है u4। ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होगी वो ऐसे जाएगी, लेट्स से
this one U5, this electron will move like this U6. Okay, all the electrons are moving randomly, कहीं पे भी जा रहे हैं. Okay, इनका कोई मोशन फिक्स नहीं है. They are moving randomly in any direction with all possible velocities. Okay, इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी भी होती है, लेट्स से इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होती है ऑलमोस्ट 10⁵ मीटर पर सेकेंड. दिस इज द थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, आई विल राइट डाउन दिस इज द थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. दैट इज हाउ मच? 10⁵, अप्रोक्सीमेटली 10⁵ के आसपास होती है. क्लियर दिस मच? ओके, थोड़ा यहाँ पर स्टडी करते हैं. आई वॉन्ट टू सी अगर इलेक्ट्रॉन्स कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, सो व्हाट इज द एवरेज थर्मल वेलोसिटी. ओके, हम एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकालते हैं. वी नो दैट वेलोसिटी इज अ व्हिच टाइप ऑफ क्वांटिटी? इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इफ वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो यहाँ पर थोड़ा सा हम एक डायग्राम बना देते हैं. सी, दिस इज एक्स एक्सिस एंड से सॉरी this is y-axis and this is x-axis. Okay, let's talk about the first electron. First electron की velocity कहाँ पर है? u1. मतलब first electron अगर हमने इसको origin मान के चल रहे तो first electron कौन से quadrant में जा रहा है? It enters into the first quadrant. Let's say this is u1. So I will resolve u1 into two component. Suppose u1 is making an angle theta with x-axis. तो u1 को हमने दो components में resolve कर लिया, like u1 cos theta and this is what u1 sin theta. When you resolve this u1 into two components, तो हमें पता है हमें रिजल्टेंट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो हम रिजल्टेंट को क्या कर देंगे? रब कर देंगे, क्योंकि उसको हमने रिजॉल्व कर लिया. नाउ इफ यू विल सी u5, लेट्स टॉक अबाउट u2 फर्स्ट. u2 इज एंटरिंग इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट. सो u2 कौन से क्वाड्रेंट में गया? थर्ड क्वाड्रेंट में गया. सो दिस इज u2 विच इज इनटू द थर्ड क्वाड्रेंट. लेट्स मे इट इज मेकिंग एन एंगल, let's say theta 1. So u2 gets resolved into two components. One is u2 cos theta 1 and u2 sin theta 1. Okay, तो जब हमने ये बना दिया तो हम क्या करेंगे? इसकी रिजल्टेंट को रब कर देंगे. रिजल्टेंट बनाने की जरूरत हमें नहीं है. ओके, तो वैसे ही हम u3 के लिए बनाएंगे. u3 we know that it is going towards the positive x-axis, so this is u3. u4 we know that it is going towards the negative x-axis, so this is u4. What about u5? u5 again entering into the first quadrant, so u5 making an angle, let's say theta 3, theta 2. So we'll resolve u5 cos theta 2 and u5 sin theta 2. So जब मैंने ये बना दिया तो हम क्या करेंगे? रिजल्टेंट को रब कर देंगे, क्योंकि उसको देखने की जरूरत नहीं है हमें. नेक्स्ट we'll talk about u6. u6 is entering into the fourth quadrant like this. So u6, let's say it making an angle theta 3. So u6 again resolve into two components, u6 cos theta 3 and u6 sin theta 3. So when you make this, we'll rub this u6 part. So if you will see, all the components are resolved on the horizontal line and vertical line. So it might be possible that upward component cancel out downward component, right hand side component cancel out left hand side component. So it means that when you find out the average velocity for all the electrons, u1 bar plus u2 bar till un bar upon n, it comes out to be what? 0. I hope you got this. Okay, मेन सारी अपवर्ड कंपोनेंट डाउनवर्ड कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा. लेफ्ट हैंड साइड कंपोनेंट कैंसिल आउट राइट हैंड साइड कंपोनेंट. सो नेट एवरेज वेलोसिटी कितनी आने वाली है हमें? 0. ओके, सो मींस अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास वेलोसिटी ही नहीं है, ओके, सो इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे कर रहा है ना? करंट की डेफिनेशन क्या थी? करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. विच चार्ज? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अब इलेक्ट्रॉन्स के पास जब वेलोसिटी ही एवरेज वेलोसिटी 0 आ गई, सो करंट कैसे डेवलप हुआ इलेक्ट्रॉन्स में? इज दैट पॉसिबल कि करंट डेवलप होगा बिकॉज ऑफ दिस थर्मल वेलोसिटी? आंसर इज नो. इसकी वजह से करंट बनता ही नहीं है. करंट तो किसी और फैक्टर की वजह से बनता है, वो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में.
पहले हमें ये समझना है कि एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कितनी आ गई, 0। कौन सी एवरेज वेलोसिटी, थर्मल एवरेज वेलोसिटी, दिस इज थर्मल वेलोसिटी। ओके, तो ये कितनी आ गई हमें, 0। ओके, सो वी कम टू नो दैट एवरेज वेलोसिटी बिकॉज ऑफ एवरेज थर्मल एवरेज वेलोसिटी फॉर द इलेक्ट्रॉन कम्स आउट टू बी 0। तो अभी हम देखेंगे कि करंट किसकी वजह से बना। अगर थर्मल एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती है, सो करंट जो बना वो किसकी वजह से बना। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज करंट इज बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट किसकी वजह से बनता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से बनता है। विल सी व्हाट यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, बट बिफोर दैट अगेन विल कम बैक टू द थर्मल वेलोसिटी, और यहां पर एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स सी, अगर मैं सबकी एवरेज पकड़ के चल रहा हूं तो 0 आ रहा है। क्या अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को ही पकड़ेंगे, इफ आई कंसीडर 1 इलेक्ट्रॉन, ओके, तो इसकी भी अगर वेलोसिटी में देखूंगा तो आंसर कितना आएगा हमें, क्या कुछ आंसर आएगा, थिंक इट अबाउट इट। सो आंसर इज नो। इसकी भी एवरेज वेलोसिटी, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ेंगे तो उसकी भी वेलोसिटी कितनी आएगी हमें, 0। लेट्स सी कैसे 0 आती है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ओके, चलो देखते हैं। तो अभी हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं हम। ओके, सो पहले हम वेलोसिटी की डेफिनेशन लिख लेते हैं। लाइक वेलोसिटी इज नथिंग बट व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, सो इन दिस केस अभी यहां पर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो फॉर एग्जांपल यहां पर हमारा पॉजिटिव आयन होगा। एल्यूमिनियम का जो पॉजिटिव आयन बन चुका था ना, जब इलेक्ट्रॉन उस एल्यूमिनियम के एटम को छोड़ के निकल गया था, तो वहां पर आयन है, तो यहां पर ये पॉजिटिव आयन है। यहां पर एल्यूमिनियम का दूसरा कोई पॉजिटिव आयन होगा, यहां पर तीसरा पॉजिटिव आयन होगा, एंड सो ऑन। एल्यूमिनियम ने अपनी जर्नी, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन अपनी जर्नी इस लाइन से स्टार्ट करता है। ठीक है, सी एल्यूमिनियम यहाँ पर है ना, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो अपनी जर्नी इस लाइन से स्टार्ट करता है। कौन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। सो व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन विल मूव लाइक दिस, ये यहां से टकराया, सॉरी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा विद द वेलोसिटी u1, ये यहां से टकराया, यहां पर आया, यहां से टकराया, यहां पर आया, लाइक दिस, एंड आफ्टर दिस फ्रॉम हियर ये इलेक्ट्रॉन वापस से कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। कितने टाइम में आया, इन टाइम t। क्लियर दिस मच। सो इन दिस केस व्हाट इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से कितना खिसका, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से खिसका ही नहीं, जिस लाइन से शुरुआत की थी उसी लाइन पे आ गया। सो देयर इज नो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं इलेक्ट्रॉन का। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, तो जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन के पास जो थर्मल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0। आई होप यू गॉट दिस क्लियर। After this, we'll discuss about drift velocity. So just copy down this quickly. After learning thermal velocity, now it is time to study drift velocity. Okay? तो drift velocity को समझने के लिए हम एक example लेते हैं. For example, I took an isolated conductor. मैंने एक isolated conductor ले लिया. This is the isolated conductor. Okay? This isolated conductor is kept between the two plates. ये दो plates है. Out of which one of the plate is positively charged and another plate is negatively charged. If one of the plate is positively charged and another plate is negatively charged, we know that these plates will produce electric field which is from positive to negative. Okay, and I will represent this electric field with E bar. I will say this is the external electric field. Okay, this is the external electric field. Fine. Now we know that, see this electric field, ये जो electric field है ये इस पूरे region में present है, मतलब ये कंडक्टर में से भी होके जा रहा है electric field। क्लियर। हमें पता है कि कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, इट डिपेंड्स। ओके, सो देयरफॉर वो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, फोर्स इज नथिंग बट Q इंटू E। Q इज नथिंग बट द चार्ज एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। नाउ यहां पर भी अगर फॉर एग्जांपल कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है लाइक दिस, these are the free electrons which is present inside the conductor, right? All these free electrons will experience a force.
Okay, the value of that force will be F is equals to, what is the charge on electron? I will say minus E will be the charge on electron. So all the electron will experience this force towards left side. As electron is negatively charged, so all the electron will experience force towards left side. सारे electrons क्या करेंगे? Left side force experience करेंगे. क्लियर? और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो ये जो रीजन बन जाएगी, ये कौन सी रीजन बन जाएगी? दिस इज द नेगेटिवली चार्ज रीजन. ओके, यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो गए, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज रीजन क्रिएट हो जाएगी, लाइक दिस. ओके, तो यहां पर जब आप देखोगे कि यहां पर पॉजिटिवली चार्ज रीजन क्रिएट हो गया और यहां पर नेगेटिवली चार्ज रीजन क्रिएट हो गया, सो यहां पर अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी. दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर. ओके, अभी कंडक्टर के अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो ई इनसाइड और एक एक्सटर्नल फील्ड जो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस कंडक्टर ने बनाया वो राइट से लेफ्ट की तरफ आ रही है. सो व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई एक्सटर्नल माइनस ई इनसाइड, which is equals to 0. तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है? 0. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आने की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है हमें? 0. If you get the net electric field as 0, it means that there will be no current flowing in the conductor. Okay? अगर करंट को फ्लो करवाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होनी चाहिए. That's the reason. आपको थोड़ी देर में मालूम पड़ेगा कि क्यों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होनी चाहिए. ओके, जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे तब मालूम पड़ेगा कि क्यों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होनी चाहिए. ओके, फाइन. सो अभी हमारा टारगेट सबसे पहले यही होगा कि कुछ भी करो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 मत बनाओ. ओके, सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अ कंडक्टर. दिस इज द कंडक्टर. ओके, in this conductor what I will do, I will connect this conductor to the battery like this. इस कंडक्टर को मैंने किसके साथ कनेक्ट करवा दिया? बैटरी के साथ कनेक्ट करवा दिया थ्रू कनेक्टिंग वायर्स. दिस आर द कनेक्टिंग वायर्स. ओके, तो ये कंडक्टर किसके साथ कनेक्ट हो गया? बैटरी के साथ कनेक्ट हो गया. आफ्टरवर्ड्स नाउ सी हियर, all the electrons, see, positive terminal of the battery is connected to the A end of the conductor and negative terminal of battery is connected to the B end of the conductor. So A end of the conductor behaves like a positive terminal and B end of the conductor behaves like a negative terminal. Okay, now what happens to the free electron? So now the free electrons which is present inside the conductors, see, these are the free electrons. Clear? Because of positive terminal on A side and negative terminal on the B side, it will set up electric field. Again I will say this electric field is E external. Okay, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर था वो यहां पर E external से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Okay, fine. So now all the electron will move towards positively charged. As we know that if charges are placed in electric field, they will experience a force. So F is equals to minus E into E. This force will experienced by the electron and all the electrons start moving towards the left side. सारे electrons कहाँ पर आना चालू हो गए? लेफ्ट साइड की तरफ आना चालू हो गए. ओके, बट इन दिस केस, ये केस अब इस केस से डिफरेंट कैसे हो गया? इन दिस केस व्हाट विल हैपन, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही यहाँ पर पहुंच गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्यूमुलेट नहीं हो गए. द रीजन बिहाइंड दैट, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा. क्लियर? तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्यूमुलेट नहीं हो पाए, ओके, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की एक्यूमुलेशन नहीं होने की वजह से जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी इस केस में, वो इस केस में कितनी हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इज 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट नहीं हो रहे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज कंडक्टर विल बी 0. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0. ओके, आफ्टरवर्ड्स नाउ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल. तो ये जो यहाँ पर ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के एंड्स पे कोई भी चार्जेस एक्यूमुलेट नहीं हुए. ओके, क्लियर दिस मच? ओके, क्योंकि बैटरी का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को, चार्जेस को सर्कुलेट करना सर्किट में, चार्जेस को सर्किट में घुमाना, ये काम किसका होता है? बैटरी का होता है.
क्लियर? बैटरी क्या करेगा, चार्जेस को कहीं भी रहने नहीं देगा, चार्जेस को कहीं भी रुकने नहीं देगा। ओके, ये काम किसका होता है, बैटरी का, क्योंकि बैटरी क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, उस एनर्जी की वजह से जो चार्जेस है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं सर्किट में, और उसी की वजह से करंट बनता है। क्लियर दिस मच? इसका मतलब क्या हुआ, करंट बनाने के लिए बैटरी जरूरी है, कंपलसरी है। ओके, विदाउट बैटरी करंट नहीं बनेगा। अब फॉर एग्जांपल ये आयरन का रॉड होता, अगर मैंने बैटरी नहीं लगाता, ओके, और अगर किसी वजह से करंट बन जाए तो मुझे झटका लग सकता। क्लियर? आई फील शॉक, राइट? बट अगर इसके अक्रॉस मैंने बैटरी लगाया, ओके, एक्चुअल में प्रैक्टिकली कैसे होता है, जब हमने रॉड के अक्रॉस बैटरी लगाया तभी हमें करंट लगेगा, वरना करंट हमें नहीं लगता। ओके, क्लियर? अब समझ में आ गया करंट क्यों नहीं लगता, बिकॉज अगर तुमने बैटरी कनेक्ट नहीं किया तो ये फिनोमिना होता है, अगर हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया तो ये फिनोमिना होता है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि करंट को बनाने के लिए बैटरी जरूरी है, बिकॉज बैटरी क्या क्रिएट करता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करवा देता है, जीरो करवा देता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने की वजह से करंट क्या हो जाता है, बनना चालू हो जाता है। दैट्स व्हाई इसके लिए मैंने कहा था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आनी चाहिए, करंट को अगर बनाना है तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स सी, लेट्स कम बैक टू दिस डायग्राम अगेन। इस डायग्राम में फिर से आ जाते हैं हम लोग। ओके, अब इस डायग्राम में मैंने एक छोटा सा सेक्शन ले लिया लाइक दिस। ओके, इस छोटे से सेक्शन को मैग्नीफाई कर देते हैं यहां पर। ओके, सो इस छोटे से सेक्शन को मैंने मैग्नीफाई कर दिया। अभी यहां पर इफ यू विल सी देयर आर मैनी पॉजिटिव आयंस विल बी देयर, यहां पर बहुत सारे पॉजिटिव आयंस होंगे लाइक दिस। क्लियर? बहुत सारे पॉजिटिव आयंस हो गए उसके अंदर। वी नो दैट इलेक्ट्रॉन इन दिस केस, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐसे मूव किया, आफ्टरवर्ड्स यहां पर ऐसे मूव कर गया, फिर यहां पर कोई पॉजिटिव आयन होगा उससे टकराएगा लाइक दिस, यहां पर कोई पॉजिटिव आयन होगा उससे टकराएगा लाइक दिस। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है लाइक दिस, ओके, इलेक्ट्रॉन कौन सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये जो वेलोसिटी है ये थर्मल वेलोसिटी है। क्लियर क्लास? दिस इज नॉट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे अभी तक हम पहुंचे नहीं है, अभी हम समझने वाले ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। क्लियर? तो ये कौन सी वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स मेकिंग अ मल्टीपल कोलिजन। क्लियर? एंड वी नो दैट थर्मल वेलोसिटी का जब हम एवरेज निकालते हैं तो आंसर कितना आता है, जीरो। ये हमने थर्मल वेलोसिटी के कंसेप्ट में पढ़ा हुआ है। ओके, सो यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन्स का जब हम एवरेज निकालते हैं तो थर्मल वेलोसिटी का एवरेज कितना आता है, जीरो। लेट्स से U एवरेज फॉर द थर्मल वेलोसिटी, वी नो दैट U1 प्लस U2 till UN upon n comes out to be जीरो। ओके, तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी जीरो होने की वजह से हमें पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं है, जिसकी वजह से करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्लियर नाउ? फाइन। अभी हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर का जहां पर मैंने बैटरी लगाई है, ओके, जहां पर मैंने बैटरी लगाई है वहां का छोटा सा सेक्शन हम लोग ले लेते हैं लाइक दिस। ओके, फॉर एग्जांपल ये सेक्शन यही है हमारा। ओके, इसको जब मैंने मैग्नीफाई किया तो मुझे ऐसे ही कुछ दिख रहा है, बट इसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट वो देखने लायक होगी। लेट्स सी व्हाट विल बी द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे मूवमेंट करता है। बट बिफोर दैट, यहां पर जब ये छोटा सा सेक्शन मैंने यहां पर लिया, इस केस के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में था, इट इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ राइट साइड। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम राइट की डायरेक्शन में यहां पर शो कर देते। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट साइड। फाइन, लेट्स सी नाउ यहां पर इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन, ओके, ये इलेक्ट्रॉन जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था ये सीधा जा रहा था, बट जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ओके, ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे हो जाएगी, लाइक दिस। सी, ये इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट यहां पर कुछ इस तरीके से होगी, राइट। द रीजन बिहाइंड दैट, ये फॉर एग्जांपल ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये जब थर्मल वेलोसिटी नहीं थी, सॉरी जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था विद इट्स थर्मो वेलोसिटी, ओके। बट जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड आ गई राइट की डायरेक्शन में,
ओके, वी नो दैट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा किधर, लेफ्ट की तरफ। इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा, आई विल से द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज टुवर्ड्स लेफ्ट। इसके लिए इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां से मूवमेंट करना चालू करता है, लेफ्ट की तरफ फोर्स लगते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरीके से बना देता है। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट अभी ऐसी होगी क्योंकि इसके ऊपर हर पॉइंट पे फोर्स कहां पर लग रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इलेक्ट्रॉन फोर्स की वजह से लेफ्ट की तरफ खिसक गया थोड़ा सा। क्लियर इज मच? ओके, तो इसी स्पीड को सी यहां पर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है कुछ, आई विल से दिस डिस्प्लेसमेंट इज लेट्स से डेल्टा एक्स। ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डेल्टा एक्स है। इसी डिस्प्लेसमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन को एक वेलोसिटी मिलती है, कौन सी डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लेफ्ट साइड। ओके, और उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दैट वेलोसिटी इज नोन एज व्हाट, ड्रिफ्ट स्पीड, और यू कैन से ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल यहां पर हर केस में ऐसे होगा। फॉर एग्जांपल यहां पर जैसे कि नीचे जा रहा था, तो इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पर एक्सपीरियंस होगा, टुवर्ड्स राइट साइड। तो यहां पर मूवमेंट कुछ ऐसे हो जाएगी, यहां पर मूवमेंट देखोगे तो कुछ ऐसे हो जाएगी, यहां पर मूवमेंट देखोगे तो कुछ ऐसे हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आने की कोशिश करेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। क्लियर? ओके, ये तो बात हो गई एक इलेक्ट्रॉन की। फॉर एग्जांपल अब यहां पर like there are billions of electrons present inside the conductor. Okay, अभी हम बात करते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉन्स पे, see now, सभी इलेक्ट्रॉन्स पे किस तरीके से फोर्स लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग टूवर्ड्स दिस साइड। ओके, तो यहां पर अच्छा, दिस इज द, आई एम ड्रॉइंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ओवर हियर व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो दिस इज जो लाइंस मैंने ड्रॉ की है ब्लैक पेन से, ये हम ऐसा अज्यूम करेंगे ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है जब एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट नहीं था। ओके, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था। ओके, जो मैं ब्लू पेन से बनाऊंगा वो क्या होगा, द पाथ इलेक्ट्रॉन हैज टेकन, जो इलेक्ट्रॉन ने जो पाथ लिए जब एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है। क्लियर? सी एक्सटर्नल फील्ड इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द राइट साइड। तो यहां पर ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, एज वी नो दैट। क्लियर? तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पर खिसक गया, इन द लेफ्ट डायरेक्शन। क्लियर? ओके क्लास, क्यों ये लेफ्ट में फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, द रीजन बिहाइंड दैट, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लेफ्ट से राइट साइड, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो लेफ्ट साइड में है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन कौन सी चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस कर रहा है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड इलेक्ट्रॉन। सेकेंड इलेक्ट्रॉन की तरफ बढ़ेंगे। तो फॉर द सेकेंड इलेक्ट्रॉन अब ये कैसे करेगा, सी ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा in the left direction. Same for this electron also, like this. Same for this electron also. Like this. Like this. So if you will see, this electron will move in the right direction with a velocity of v1. This electron will move in the right direction with a velocity of v2. This electron with v3, v4, v5 and this will be vn. ओके, तो देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है, मींस शिफ्ट हो रही है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो क्या हो रहा है, लेफ्ट की तरफ ड्रिफ्ट हो रही है। इसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? फाइन। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज ऑफ ड्रिफ्ट taken by all the electrons. ठीक है, so this is the formula for the drift velocity. v1 is the drift speed or drift velocity for the first electron, v2 drift velocity for the second electron, v3 drift velocity for the third electron,
ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा? द एवरेज ऑफ ऑल द ड्रिफ्ट स्पीड. ओके, फाइन. फर्दर we have the formula like Vd is equals to V1 plus V2 plus Vn upon n. Let's make some other formulas for the drift velocity. Okay, so let's start with it. Now suppose let's take this electron. Okay, हम ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं. We know that the force experienced by the first electron is minus E into E. Okay, according to the Newton's second law of motion, the formula for force is mass into acceleration, which is equals to minus E into E. So therefore acceleration comes out to be minus E into E upon m. So that's the formula for the acceleration we have. तो ये इलेक्ट्रॉन, सी यहां पर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, यहां पर अगर मैंने इसको वेक्टर नोटेशन में लिखा, इन वेक्टर नोटेशन आई विल से दैट ए बार इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू ई बार अपॉन एम. यहां पर जो नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? दैट एक्सेलरेशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन. ओके, एक्सेलरेशन एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन. सी एज वी नो दैट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में और वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में? लेफ्ट साइड में, बिकॉज फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एक्ट हो रही है? लेफ्ट साइड में. और वी नो दैट जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है. सो इससे मालूम पड़ता है एक्सेलरेशन कहाँ पर है? लेफ्ट की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है? राइट की तरफ है. सो यहाँ पर नेगेटिव साइन वही इंडिकेट कर रहा है दैट एक्सेलरेशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड. क्लियर नाउ? सो वी गॉट द फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन. Let's start with the to derive the formula for drift velocity. Okay, so to derive the formula for drift velocity, we'll take help of kinematical equation. According to kinematical equation, we know that V1 is equals to U1 plus A T1. Clear? V1 is equals to U1 plus A T1. The value of A is nothing but what? Minus E upon m. So therefore I will write down U1 minus E upon m T1. Similarly, I will write down V2 is equals to U2 minus E upon m T2. So therefore Vn is equals to Un minus E upon m Tn. Clear? Fine. So now V is the velocity, drift velocity, okay, for the first electron. See ये वाली velocity V1, यहाँ पर जो velocity होगा, see we know that the formula for the velocity is displacement upon time. Suppose this is a V1, यहाँ पर देखो कुछ displacement हुआ है, इलेक्ट्रॉन को जाना सीधा था बट ड्रिफ्ट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ने कर्व पार्ट ले लिया. ओके, तो यहाँ पर कुछ डिस्प्लेसमेंट बनेगी. आई विल से दैट डिस्प्लेसमेंट इज x. ओके, अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x बनने के लिए जो टाइम लगा है वो टाइम कौन सा होगा? द इलेक्ट्रॉन रीच फ्रॉम ईयर टू ईयर. यहां से यहां तक पहुंचने में जो इलेक्ट्रॉन को टाइम लगा, ओके, वही टाइम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट से यहां तक खिसकने में लगेगा. आर यू गेटिंग? क्लियर? फाइन. ओके, सो आई विल से T1 इज दैट टाइम. ओके, T1 is the time taken by the electron to drift by a distance of x. Okay, so T1 is the time taken by the first electron to drift by a distance of x. Similarly, T2 is the time taken by the electron to drift by a distance of some, let's say x2, and so on. Clear? Fine. We know that the formula for the drift velocity is the average of all the velocities. So we'll take the average of all these velocities. So Vd is equals to V1 plus V2 till Vn upon n. The value of V1 is nothing but U1 minus E upon m T1 plus U2 minus E upon m T2 and so on. Un minus E upon m Tn upon n. Clear? Okay. Now I will make a group
like this way, u1 plus u2 till un minus e into e upon m. As you can see, it is common. So t1 plus t2 till tn upon n, and this is upon n. Clear? So this is the drift velocity formula. Now we know that initial average velocity, initial average thermal velocity is 0. So therefore I will write down Vd is equals to minus E upon m T1 plus T2 plus Tn upon n. Okay. Now T1 is also known as a class. T1 को हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं. ओके. सो रिलैक्सेशन टाइम हम इसको क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम. आई विल गिव यू द डेफिनेशन ऑफ रिलैक्सेशन टाइम. द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन, द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन between two successive collision, between two successive collision, दो collision के बीच का जो टाइम होता है, ओके, उसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम. ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट यू मीन बाय रिलैक्सेशन टाइम. फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज अ पॉजिटिव आयन, ओके, एंड दिस इज अ पॉजिटिव आयन, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा और यहाँ से टकरा के यहाँ पर जाएगा. So this is the first collision and this is the second collision, और यहाँ से कहीं चले जाएगा. Okay? So इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ तक गया, दो collision के बीच का समय, okay, the time between the two collision is known as what? The relaxation time. Okay? तो ये क्या है? सारे relaxation time का average है. Let I will say let tau is equals to T1 plus T2 plus Tn. सो अपॉन n. तो ये जो पार्ट है इसको हमने क्या ले लिया? टाउ. टाउ इज नथिंग बट एवरेज ऑफ द रिलैक्सेशन टाइम. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन m इनटू टाउ. सो दैट्स द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी हैव. क्लियर? सिंपल? ओके. नाउ आई वांट यू गाइस टू रिमेंबर वन मोर डेफिनेशन, द डेफिनेशन ऑफ फ्री पाथ. आई विल राइट ओवर हियर. Free path. The distance traveled by free electron, the distance traveled by free electron between two consecutive collision, between two consecutive collision. Okay, means दो कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है इलेक्ट्रॉन, उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री पाथ. सपोज दिस इज अ फ्री पाथ लैम्बडा 1. अभी यहाँ पर एक और आयंस है, दिस आर द पॉजिटिव आयंस सपोज. सो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे गया, टकरा कैसे जाएगा एंड सो ऑन. सो दिस इज द सेकेंड फ्री पाथ, दिस इज द थर्ड फ्री पाथ एंड सो ऑन. So what will be the average of free path? We know that the average of free path lambda 1 plus lambda 2 till lambda n upon n. So this is the average of free path, or you can say mean free path. This is also known as what? Mean free path. मुझे यहाँ पर I don't know कि आप लोगों को शायद क्वेश्चन आया है या नहीं आया, बट मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है दैट चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि अगर मुझे करंट बनाना है, ओके, तो चार्जेस की मूवमेंट तो होगी, डेफिनेटली होगी, ओके, बट जो चार्जेस की मूवमेंट होगी वो एक्सेलरेटेड होगी या नॉन एक्सेलरेटेड होगी. तब मैंने कहा था चार्जेस की मूवमेंट नॉन एक्सेलरेटेड होगी, मतलब एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए? 0. बट यहाँ पर चार्जेस के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है. ओके, तो ये मेरा क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग में तो मैंने कहा था दैट एक्सेलरेशन विल बी 0, बट यहाँ पर कुछ एक्सेलरेशन आ रही है. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ओके, मतलब यहाँ पर चार्जेस क्या एक्सेलरेटेड है या नॉन एक्सेलरेटेड है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट. ओके, इस चीज को समझने के लिए हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले में जाना होगा. ओके, सी हियर, यहाँ पर करंट क्लास, पहली बात ये समझ लो, करंट जो बना रहा है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनाएगा. इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से करंट बनेगी. इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी की वजह से कभी करंट नहीं बन सकती. क्लियर? ओके, तो इसके लिए हम किसके फॉर्मूले में जा रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले में जा रहे हैं.
In the formula for the drift velocity, E is the charge on electron which is constant. We know that 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. And mass of electron ये भी constant है 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. E is the electric field. हाँ, ये वेरी हो सकता है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम ज्यादा होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम ज्यादा होगा. ओके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा. टाउ इज द एवरेज यूटिलाइजेशन टाइम जो हर एक कंडक्टर के लिए क्या होता है, फिक्स्ड होता है. नाउ फॉर एग्जांपल हमने कुछ ऐसा कंडीशन डाल दिया लाइक कंडक्टर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है. अगर कंडक्टर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि राइट हैंड साइड में सारी टर्म्स क्या है, कांस्टेंट है. क्लियर. अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई सो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन. वी नो दैट इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी जीरो. मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं होने वाली है. क्लियर. तो वहां पर क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन कितनी हो जाती है, जीरो. नाउ द क्वेश्चन अराइज, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो हमें यहां पर जीरो क्यों नहीं आ रहा. क्लियर. सी क्लास एक्सेलरेशन क्यों जीरो है वो आप सोचो. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, एक्सेलरेशन क्यों जीरो हो जाता है. Now, if you will see over here, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया. ओके इलेक्ट्रॉन जैसे ही फर्स्ट कोलिजन मार रहा है सेकंड कोलिजन के लिए गया वो. ओके मींस सेकंड आयन की तरफ जा रहा है वो लाइक दिस. यहाँ पर सेकंड आयन की तरफ जब जाता है ओके तो यहाँ पर द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू मूव इज व्हाट, वेरी स्मॉल. अगर टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन, सी टाइम काफी छोटा हो गया. इलेक्ट्रॉन यहां से जब यहां पर जाएगा उसकी टाइम टेकन क्या है, काफी कम है, जिसकी वजह से एक्सेलरेट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा. मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिला, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन कितनी मानी जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, लगभग जीरो हो जाती है. ऐसा मान लेते हैं हम कि एक्सेलरेशन कितनी है, जीरो. क्लियर. बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिला, क्योंकि यहां पर सी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कोलिजन मारा, कुछ वेलोसिटी के साथ अभी इसने मूव करना चालू किया. जैसे ही अपनी स्पीड इंक्रीज करता है उतने टाइम में सेकंड कोलिजन हो गई. सेकंड कोलिजन के बाद स्पीड इलेक्ट्रॉन की कितनी हो जाती है, जीरो. टकराने के जिस वक्त इलेक्ट्रॉन टकराता है आयन से उस वक्त इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी हो जाती है, जीरो. उसके बाद उसने थर्ड कोलिजन के लिए गया. अब जैसे ही अपनी स्पीड इंक्रीज कर पाता है उससे पहले थर्ड कोलिजन हो जाती है, फिर से स्पीड जीरो हो जाती है. फिर से बड़ा अपनी स्पीड जैसे इंक्रीज करता है फोर्थ कोलिजन हो जाती है. क्लियर. और फिर से उसकी स्पीड क्या हो गई, जीरो. मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है. इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी जीरो. क्लियर. सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट. ओके एज वी नो दैट current is a tensor quantity. In our syllabus it is mentioned that current is a scalar quantity. Means current does not have any direction. current को हम डायरेक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. ओके तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी फिजिक्स में कि कोई तो फिजिकल क्वांटिटी हो जो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करा सके. ओके तो हमने वो फिजिकल क्वांटिटी डिस्क्राइब की, उसको क्या कहा हमने, करंट डेंसिटी. सो करंट डेंसिटी इज दैट फिजिकल क्वांटिटी which describes the direction of current. Okay, so let's see the definition of current density. It is defined as current per unit area. So कैसे डिफाइन किया गया, करंट पर यूनिट एरिया. तो ये करंट डेंसिटी की डेफिनेशन है. रिप्रेजेंट किससे होगा, जे से होगा. ओके लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय करंट डेंसिटी. हम लोग ट्राई करते हैं समझने की. ओके फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ कंडक्टर, ओके इफ दिस इज अ कंडक्टर एंड द करंट is uniformly distributed inside the conductor. See, this is the current flowing in the conductor. Okay, if this is the current flowing in the conductor, I want to find out what is the current density at this point P. Let's say this is a point P. I want to find out what is the current density at this point P. So in this case, what I will do, I will take a area around the P. So this is the area around the P. So in this case, see, we know that area is which type of quantity? Area is a vector quantity. So area having its direction. So I will say the direction of area. We know that the direction of area is perpendicular to the plane. So this is the direction of area A bar. Okay, area is in the same direction as that of
करंट. एरिया की डायरेक्शन क्या है, वही डायरेक्शन है इन दिस केस. एरिया इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ करंट. दिस इज करंट I. Okay, so in this case, what is current density? So current density, average current density is nothing but what? Current upon area in this case. So therefore current comes out to be current density into area. Okay, so this is the current, this amount of current flowing inside the conductor. Okay, so this is very important formula. Okay, fine. Next, let's say we'll take another case. For example, in this case now, if this is a conductor, okay, and there is a uniform current distributed inside the conductor, but now this time I will take area as this one. हमने area ये ले लिया. Let's say if we take this as an area at point P, this is point P. Okay, if this is an area, we know that area is a vector quantity, so the direction of area is in this direction, so I will say this is A bar. What is the direction of current? The direction of current is in this direction, so we know that area is making some angle with the current. I will say that angle is what? Theta. Clear? So in this case, this theta get resolved into two components. One is horizontal and another is vertical component. So horizontal component represent as A cos theta and the vertical component it is A sin theta. Clear this much? So in this case, what will be the average current density? So average current density is nothing but what? Current upon A cos theta. So what will be the current? क्या current की value बढ़ेगी? According to this formula, as we know that in this case, area is greater than this area. ओके ये वाली एरिया इतना ही है और ये वाला एरिया इंक्लाइन होने की वजह से ये एरिया बढ़ गया. सो वी नो दैट एरिया की वैल्यू बढ़ गई. अगर एरिया की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या करंट बढ़ेगा? आंसर इज नो. द रीजन बिहाइंड दैट, अगर एरिया का वैल्यू बढ़ गया सो यहाँ पर थीटा, सी यहाँ पर थीटा भी इंक्रीज हो रहा है. इन दिस केस थीटा इज 0. करंट एरिया के साथ कितनी एंगल बना रहा है? 0 डिग्रीज का एंगल बना रहा है. तो यहाँ पर थीटा, सी वी नो दैट cos 0 का वैल्यू इज हाउ मच? cos 0 का वैल्यू इज 1, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos. ओके, तो अभी यहाँ पर अगर ये कुछ एंगल डिस्क्राइब कर रहा है, सो जो cos थीटा की कुछ वैल्यू आएगी. वी नो दैट cos थीटा इज लेस देन 1. तो एरिया वेक्टर ए बढ़ रहा है, cos थीटा क्या करेगा? इस एक्सप्रेशन को कम करवा देगा. सो एरिया बढ़ेगा, cos थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी. इनका जो प्रोडक्ट है a cos थीटा, ये a cos थीटा इस एरिया के इक्वल ही होगा. ओके, फॉर एग्जांपल इफ दिस एरिया इज 4 मीटर स्क्वायर, तो इस केस में a cos थीटा का वैल्यू कितना होगा? 4. सो मींस करंट डेंसिटी और ये दोनों कांस्टेंट है, तो करंट भी क्या होगा? इस केस में कांस्टेंट होगा. करंट विल बी सेम, आई विल से कांस्टेंट एज दैट ऑफ फर्स्ट केस. करंट भी क्या हो गया? सेम हो गया इस केस में. क्लियर दिस मच? ओके, now we will see what is the SI unit of current density. SI unit of current density is SI unit of current is what? Ampere. SI unit of area is what? Meter square. What will be the dimensions of current density? So the dimensions of current density comes out to be L raised to -2, m raised to 0, t raised to 0 and a raised to 1. So this is the dimension of current density. We know that current density is a vector quantity. It is having same direction as that of current. जो करंट का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन करंट डेंसिटी की होगी. Clear this much? Okay. Now I want to show you one more thing. We know that current is nothing but this formula. We got the current formula is what? Current density into area cos theta. So we know that, can I write this equation in this way? J bar dot A bar. Okay, means current is a scalar product of current density and area.
We know that to remove this dot product, cos theta get introduced over here. So I is equals to what? J bar dot A bar comes out to be what? JA cos theta. So I will say that current is a scalar product of current density and area. Okay, so this is very important formula. Now, if suppose this is a uniform distribution of current, ये करंट की डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी यहाँ पर? यूनिफॉर्म थी. लेट्स अज्यूम अगर करंट की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगी, सो एट दैट टाइम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट डेंसिटी? लेट्स चेक इट आउट. ओके, if current distribution is not uniform, so what will be the value of current density? Okay, so if suppose now let's say if this is a conductor, okay, if this is a conductor, let's say इस कंडक्टर में करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. मैं बताता हूँ कैसे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कंडक्टर के यहाँ पर करंट कितना है? आई. कंडक्टर के जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो यहाँ पर करंट कितना है? आई विल से दिस इज द स्लाइट चेंज इन करंट, दैट इज आई प्लस डी है. करंट की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है. ओके, उसके ऊपर जाओगे तो करंट थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा. मतलब कंडक्टर के हर पॉइंट पे आपको सेम करंट की वैल्यू नहीं मिलेगी, हर पॉइंट पे अलग अलग करंट है. सो इन दिस केस व्हाट वी विल डू, व्हाट विल बी द करंट डेंसिटी? दैट इज द क्वेश्चन टू अस. करंट डेंसिटी अगर होगा भी तो कैसे मिलेगा हमें? सो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट आई विल टेक एरिया. लेट्स से मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एरिया ले लिया. दिस एरिया इज व्हाट? ए. आई होप यू कैन सी दिस इज द एरिया ए. ओके, उसके बाद इस एरिया ए में से कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई करंट फ्लो कर रहा है. अंडरस्टूड. ओके, आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर क्या ले लिया? एक बड़ा सा एरिया ले लिया लाइक दिस. Okay, I will say this area, the bigger area is nothing but what? A plus dA. Actually, class remember this area is very 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 small. मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर बड़ा बनाया हूँ, बट ये एरिया बहुत छोटा है. ओके, फाइन. सो ये वाला जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया कितना है? A, एंड द बिगर पार्ट एरिया हैविंग A plus dA. So in this case, current density that is J is nothing but what? Change in current per unit change in area. कितना करंट चेंज हो रहा है कितने एरिया में? ठीक है. सो व्हाट इज द चेंज इन करंट? I plus di is the final value of current minus initial value, that is I. What is change in area? A plus dA minus A. So we know that I get cancelled, A get cancelled, so it comes out to be di upon dA. This is the formula for current density in that case. Means current density is a derivative of current with respect to area. Okay, अच्छा, अब मुझे अगर फाइंड आउट करना होगा दैट किसी भी पॉइंट पे या फिर पूरे कंडक्टर में करंट कितना होगा. ओके, सो व्हाट आई विल डू, di is equals to J into dA. So to find out the current, that is I, we will do integration of di, that is what? Integration of J dA. So this is the another formula for the current density, J into dA. Now we will do the relation between current and the drift velocity. Okay, let's see what is the relation between current and the drift velocity. So to explain this, मैंने यहाँ पर एक कंडक्टर बना दिया. Okay, this conductor consists of lots of free electrons as I represent with the dot. Okay, this dot represents the electron. एंड इस कंडक्टर के अक्रॉस मैंने क्या दे दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन लेफ्ट साइड, सो मीन्स positive part over here and negative part over here. We know that electric field always moves from the positive to negative. Okay, so all the electrons will drift towards right side because positive negative will create a force of attraction. Okay, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे? राइट साइड जाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, फाइन. सो नाउ लिसन केयरफुली. इफ सपोज यहाँ पर मैंने दो गेट्स बना दिए, लाइक दिस इज गेट 1 एंड गेट 2. ओके, inside this gate, let's say inside this gate I will say there is n number of electrons. N is what? The number of electrons which is present inside the gate. Okay, इस गेट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सिर्फ इसके अंदर.
इन दोनों गेट्स के बीच में कितनी इलेक्ट्रॉन्स है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, और इस गेट का जो वॉल्यूम है वो क्या ले लिया हमने, v. लेट्स से दिस इज द वॉल्यूम बिटवीन द गेट्स. So what is small n? In this case, I will say small n is the number of electrons per unit volume. Okay, I will write down number of electrons per unit volume. It is represented with small n. Okay, fine. So according to this part, what is the total number of electrons? Then can I write n into v? Okay, the total number of electrons become n into v. Now listen very carefully. We know that the volume is nothing but what? For example, this gate having an area A and the length is L. So what will be the volume in this case? The volume is area into length. So this is nothing but volume, that is NaL is the volume. So this much amount of electron is present inside the gates. Okay. Now listen very carefully. As the time proceeds, so all the electrons, now see here, the amount of electron which is present between the gates as the time proceeds, so this all the electrons will move and pass through this gate. Okay, तो अभी यहाँ पर electrons total in gates के बीच में कितने electrons है, n electrons है, n is the total number of electrons. तो एक particular time में कितने electrons इस gate को cross कर गए, obviously n electron. See, the first electron जो cross किया gate को, this is the first electron and this is the last electron that crossed the gate in some time t. So यहाँ पर gate में से कितने electrons flow कर गए, see this is the first and this is the last electron which crossed this gate. Okay, तो total कितने electrons cross कर गए इसको, n electrons crossed the gate. Are you getting? n electrons ने क्या किया, n electrons इन दो gates के बीच में present है ना, तो जैसे ही कुछ टाइम के बाद फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया, उसके बाद कुछ लास्ट इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेगा, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर गए, फॉर एग्जांपल इतनी सी इलेक्ट्रॉन इस गेट को क्या कर गए, क्रॉस कर गए. क्लियर दिस मच? ओके, सो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग थ्रू दिस एरिया मालूम पड़ेगा, दैट इज हाउ मच NaL इन सम स्पेसिफिक टाइम t. ओके, नाउ वी नो दैट व्हाट इज टोटल चार्ज फ्लो थ्रू दिस एरिया. We know that according to the quantization of charge n into E. So n is how much, NaL. So I will write down NaL into E. Clear? So this amount of charges pass to the area A. Okay. We know that if we want to find out the current, we know that current is nothing but what? Charge upon time. So now we need to find out what is the time. Okay. कितने टाइम में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे इन दो गेट्स के बीच में इस एरिया को क्रॉस करके निकल गए, ये टाइम हमें पता करना है. ओके, सो नाउ व्हाट विल डू, वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी. वी नो दैट वेलोसिटी इज नथिंग बट व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो इफ यू विल सी द डायग्राम केयरफुली, फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन इस गेट को क्रॉस करेगा, तो मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर आ चुका होगा आफ्टर क्रॉसिंग द गेट. सो लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर गया, L. सो आई विल राइट डाउन डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिखेंगे हम, L अपॉन टाइम, दैट इज T. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन टाइम T इज इक्वल्स टू L अपॉन VD. तो टाइम T की जगह हमने क्या लिख दिया, L by VD. So we'll put this value of time and this value of charge in this equation. So therefore current comes out to be NaLe upon L upon Vd. So we can write NaLe into Vd upon L. So LL get cancelled. So I will write down NaE into Vd. This is the amount of current flowing. Okay, so this is the relation between current and drift velocity. Okay, we have find out the relation between current and drift velocity. Let's try to find out some more equation using this formula. So we know that, like, let's say I is equals to NaE into Vd. Clear? So can I say that we know that the value of drift velocity is equals to small e into E upon m into tau. Okay.
So I will put this value of drift velocity in this equation. So current comes out to be NAE minus E into E upon m tau. So it comes out to be minus NAE square E tau upon m. So this is a relation of current with electric field. Clear? Okay. After that, we will find out the relation between current density and drift velocity. Okay. So let's try to find out the relation between them. We know that current density is nothing but what? Current upon area. What is current? I, we know that NAEVD. So I will put, instead of I, NAE into VD upon A get cancelled. So it comes out to be J is equals to NE into VD. So this is the relation. In vector, it represents as J bar is equals to NE VD bar with negative sign. Now why negative sign? See here, current density is in the negative sign indicates that current density is in the opposite direction as that of drift velocity. How current density is in the opposite direction of drift velocity? We know that in this case, what is the direction of drift velocity? Velocity is drifted in the right direction. We know that current always flows in the opposite direction as that of electron. So in this case, current is flowing in this direction. So this is the current and this is the direction of velocity. We know that current always flows in the opposite direction as that of velocity. As that of electron. So electron are moving towards right side. Current is moving towards the left side. And we know that the current density, the direction of current density is same as that of current. So if current density having the same direction as that of current, so in this case, the direction of current density is towards left and the direction of electron is what? Towards right. So means drift velocity direction is towards right and current direction is towards left. So this negative sign indicates that current density and drift velocity are oppositely directed.